हेलो बच्चों, तो लेके आए हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। इसमें करने क्या वाले हैं, लास्ट 3 ईयर्स सीबीएसई क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 3 साल में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो सीबीएसई 10th क्लास में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो पहला काम आपको ये करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी बोर्ड पर है, राइट द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जो वोल्टमीटर का फंक्शन पूछा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे, वोल्टमीटर मेजर्स, क्या मेजर करता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और ये कैसे कनेक्ट होता है आप लिख सकते हो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से करना है आपको, और जो पूछा है आपको वही आंसर देना है, और क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान से करना है। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ चुका है पहले। क्वेश्चन इज, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 5 वोल्ट एंड द करंट इज 0.2 एम्पीयर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चे, 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट गिवन है। करंट कितना है, 0.2 एम्पीयर। करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I इज इक्वल टू 0.2 एम्पीयर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। VIR कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। V की वैल्यू गिवन है 5, I की वैल्यू कितनी है 0.2। कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 5 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू R। 5 0.2 को लिख सकते हैं 2, और डेसिमल का 110 आ गया ऊपर, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी आई, 25। लेकिन हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा तो उसकी SI यूनिट क्या लगेगी, ओम। सो द करेक्ट आंसर इज 25 ओम, यानी कि आपका सॉल्यूशन हो चुका है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज, नेम एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, नेम भी करना है उसको और उसको डिफाइन भी करना है। तो SI यूनिट ऑफ करंट को नेम करना है। तो क्या है SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। सो लिखो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, इसको कैपिटल में लिख देना आप, इज एम्पेयर। अब ये तो हो गया आपका हाफ मार्क्स, आपको यहां मिल जाएगा। 1 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, उसको नेम भी करना है, उसको डिफाइन भी करना है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। SI यूनिट ऑफ करंट यानी कि वी हैव टू डिफाइन 1 एम्पीयर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है कि डिफाइन 1 एम्पीयर, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा है 1 एम्पीयर, तो आपको पता होना चाहिए 1 एम्पीयर आपको डिफाइन करना है। तो हमें सबसे पहले एम्पीयर यानी कि करंट का फॉर्मूला है, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाय T। पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से आया। I आपका 1 एम्पीयर कब होगा, जब Q यानी कि चार्ज आपका 1 कूलम होगा और डिनोमिनेटर में, और टाइम कितना होगा आपका 1 सेकंड। सो मैथमेटिकली हम पहले क्या लिखेंगे, 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड, और हम इसको लिखेंगे कैसे, आपको इसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन भी करना है, ये डिफाइन नहीं किया आपने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है। डिफाइन के लिए क्या लिखेंगे, when a charge of 1 coulomb, चार्ज कितना है 1 कूलम, flows through conductor in 1 second, तो करंट कितना होगा 1 एम्पीयर। तो लिखेंगे when charge of 1 coulomb, when charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, then the current will be 1 एम्पेयर। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर जो आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको दे रखा है शो हाउ वुड यू जॉइन दीज 3 रेजिस्टर्स। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। शो हाउ यू वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, फर्स्ट है 13.5 ओम, सेकंड है 6 ओम। अब क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन में आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इधर बना लो, क्वेश्चन में आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और तीनों की वैल्यू कितनी है? 9 ओम। इसकी वैल्यू भी 9, इसकी वैल्यू भी 9, इसकी वैल्यू भी 9। कहता आप इन तीनों को किस तरीके से कनेक्ट करोगे कि जो टोटल आंसर आए वो कितना है? एक बार 13.5। ठीक है। दूसरा, इन्हीं को अब दोबारा से किस तरीके से एडजस्ट करोगे कि आंसर कितना है? 6 ओम। यानी कि यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि इनको किस तरीके से एडजस्ट करें। अब देखो, एडजस्ट करने का तरीका या तो सीरीज पड़ा है या फिर पैरेलल पड़ा है, लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं, मिक्सिंग भी कर सकते हैं। वो आपको अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट बनानी पड़ेगी। तो इसको शुरू कर देते हैं कैसे। तो आप यहाँ पर हिडन ट्रायल यूज करोगे, जो आपको लगता है पहले वो करके देखिए, अगर आंसर निकलता है तो बहुत बढ़िया। हमें पता है कैसे क्या आएगा। तो जैसे अगर मेरे को लिखना 13.5 को कैसे कनेक्ट करूंगा? 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, तो ये मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं। 2 कनेक्ट हो गए, ये भी 9 ओम का, ये भी 9 ओम का, और ये भी हो गया 9 ओम का, टर्मिनल ए और बी के बीच। इसका आंसर तो ये है भाई। अगर आप इनको ऐसे कनेक्ट करोगे तो टोटल आंसर कितना आएगा? 13.5। प्रूफ करके दिखा देते हैं। अब देख लेते हैं, ये रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस R2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R3। तो अगर आपको दिख रहा है R1 और R2, देखिए आंसर मैं आपको यहां पे प्रूफ करवा रहा हूं। एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना, आप रफ में करके सिर्फ ये लिख के आ सकते हो। मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। R1 R2 मतलब आप सीधा देख लो। ये देखो, जो ये दोनों है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, यानी कि 1/9 + 1/9, यानी कि एलसीएम लेके आपके पास आएगा 2/9 = 1/Rp। Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5 ओम। तो इसका आंसर कितना आया? 4.5। और साथ में एक सीरीज में लगा है कौन? 9 ओम का। ये दोनों सीरीज वाला फॉर्मूला लग गया। ये किसका फॉर्मूला लग गया? सीरीज का। R1 + R2, 9 + 4.5 गिव्स 13.5 ओम। यानी कि ये वाला आंसर आपका ठीक है। अगर आपके पास 3 9 ओम, ईच 9 ओम के रेजिस्टर है, उनको कनेक्ट इस तरीके से करना, आंसर कितना है? 13.5। तो उसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में सिर्फ ये करके आना है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शो करना है। तो पहला जो आपका शो करने का आता है, तो आंसर किस तरीके से लिखोगे? पहला अगर आपको ऑब्टेन करना है 13.5 ओम, तो कैसे किया हमने? आप सिर्फ ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो, बी ले लो, पी क्यू कुछ ले लो। अब करते हैं सेकंड। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां पर आप अनलिमिटेड करते रहना, कभी कैसे लगाओगे, कभी तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब करते हैं सेकंड। अब आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे? आंसर कितना है? 6 ओम। तो वो भी देख लेते हैं। एक ये लगा दिया, इसके सीरीज में ये लगा दिया, और इन दोनों के पैरेलल में लगा दिया ये। तो ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आ पाएंगे ये क्वेश्चन। बता दिया अब आपको। इस तरीके से कर लो, आंसर कितना आएगा? 6 ओम। प्रूफ कर देते हैं कैसे। देखो, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो इनका टोटल आंसर कितना हो गया? 18। ठीक है, इस सर्किट को अगर मैं दोबारा बनाऊं इधर, तो आपको आंसर में ये लिखना है। मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं कि 6 कैसे आ रहा है। उधर जो करने वाला हो आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। 9 और 9 किसमें है? किसमें है? सीरीज में है। तो यानी कि एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दूं 18, और नीचे 9 किसमें रह गया? पैरेलल में। तो ये आ गया आपका पैरेलल में 9। इन दोनों के इक्विवेलेंट निकालना है, फॉर्मूला लगाओगे। पैरेलल का फॉर्मूला में क्या है? 1/Rp = 1/R1 कितना है? 18 + 1/9। तो जब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 1 9 2 18 2 1 + 2 gives 3 3/18। ये वैल्यू किसकी है? 1/Rp की। टोटल वैल्यू Rp की कितनी आएगी? 18/3, दैट गिव्स 6 ओम। यानी कि
इनका एक्चुअल आंसर आपके सामने बिल्कुल सही है। एक में ये करके आओगे और एक में ये करके आओगे। चलो इसी में अगर आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर मैं आपको कहता हूं इनको किस तरीके से कनेक्ट करोगे, इनको किस तरीके से, चलो आप यही कर लो, अभी सीबीएसई क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप इतना ही करो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क्स में आ चुका है। आपको पिछले वीडियो में ही करवाया था, वीडियो नंबर 10 में, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पहले लिख के हीट डेवलप्ड इन अ कंडक्टर और रेजिस्टर, इन अ कंडक्टर या फिर रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला किस पे डिपेंड करता है? हीट, स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस। और तीसरा डिपेंड करता है टाइम फॉर विच द डिवाइस इज ऑपरेटेड। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे। पार्ट नंबर 10 में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको कराया था, बताया था इंपॉर्टेंट है और ये आपका आ भी रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स आ रखे थे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो पहला है लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, आपको आना चाहिए। सेकंड है मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, और ग्लास एक बैड कंडक्टर क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें है व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पार्ट ए से शुरू करते हैं। आपको पता ही है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? पहला क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट करूं, देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पहला फैक्टर क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमने पढ़ रखा है लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड फैक्टर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है। सेकंड पे आ जाते हैं, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्लास पुअर कंडक्टर क्यों है? आपको बताया था चैप्टर की शुरुआत में कि मेटल्स के पास बहुत सारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। लेकिन ग्लास के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो क्या है? बैड कंडक्टर है। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या है? गुड कंडक्टर्स। तो आंसर लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। आप लिख लीजिएगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज मेटल्स हैव large number of free electrons which can easily move, that is why they are good conductor of electricity। अब इसी में आपको 2 क्वेश्चन है। ग्लास इज अ बैड कंडक्टर क्यों? because glass do not have large number of electrons, large number of free electrons लिखोगे बेटा यहाँ, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ग्लास डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई इट इज अ पुअर कंडक्टर। पार्ट सी, व्हाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, कल आपको बताया भी था, या पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एलॉयज आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों? बिकॉज एलॉयज की 2 प्रॉपर्टी होती हैं। एलॉयज हैव 2 या 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 मेन प्रॉपर्टीज। कौन सी? इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, क्यों? हाई रेजिस्टिविटी। दूसरा फैक्टर क्या था कि एलॉयज को हीटिंग इफेक्ट में क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एलॉयज जैसे हमने करे थे, टंगस्टन किया था, नाइक्रोम किया था, उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है। और तीसरा, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। लिख लो इसको, आप ऐड भी कर लेना नोट्स में, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट
हाई टेम्परेचर्स, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न अप नहीं होते, जलते नहीं है, मतलब खराब नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिएगा। देयर आर 2 लैंप्स, 2 लैंप हैं, यानी कि 2 बल्ब हैं। एक की पावर है 100 वोल्ट, काम करता है 220 वोल्ट पे, यानी कि 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वोल्ट at 220 volt are connected in parallel. Find the current drawn by 2 bulb if the supply voltage, जो अपनी सप्लाई करी है वोल्टेज, जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो कितनी है, 220 वोल्ट। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। 2 लैंप्स हैं, तो सबसे पहले हम 2 लैंप को किसमें कनेक्ट कर लेंगे, पैरेलल में। तो 2 लैंप्स हैं, पहला लैंप ये हो गया और दूसरा लैंप ये हो गया। दोनों मैंने किसमें कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ये कितनी पावर का है, इसकी पावर है 100 वोल्ट और इसकी पावर है दूसरे वाले की क्या है, 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये बल्ब ए लगा लो, या L1 लगा लो, लैंप L2 लगा लो, और दोनों किस पे ऑपरेट करते हैं, 220 वोल्ट पे। ठीक है, लिख दो या मत भी लिखो तो भी काम चलेगा, क्योंकि दोनों किस पे काम करे, 220 वोल्ट पे। ठीक है, और इनको कनेक्ट करा गया है ऐसी सप्लाई से। अब यहाँ पे सप्लाई हमें कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, यानी कि सेल या जो बैटरी है वो कितनी है, 220 वोल्ट है। तो आपको ये करना है, यहाँ पर 220 वोल्ट के आप इसको कनेक्ट कर दो स्विच या किसी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखो पहली बात यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, करंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ पर करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब, इसका करंट अलग होगा, इसका करंट अलग होगा, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। और हमें पता है जब डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या चीज डिवाइड होती है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। सबसे पहले आपको डायग्राम करना है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन अब आपको देख लो, लैंप 1 के भी पढ़ते हैं, इधर लैंप 1 को सॉल्व करेंगे, इधर लैंप 2 को सॉल्व करेंगे। क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लो। अब देखो 220 वोल्टेज है, इसको भी 220 मिलेगी, इसको भी 220 मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, तो इसको 220 मिल रही है और इसको भी 220 मिल रही है, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, यानी कि 220 इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी, लेकिन जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। वही आपसे पूछे इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट। तो लैंप L1 को ले लेते हैं, तो 100 वोल्ट क्या दे रखी है, पहले दे पावर कितनी है, 100 वोल्ट लिख लिया। ठीक है भाई, अब वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, और आ भी रही है 220 वोल्ट, आएगी नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल वोल्टेज डिवाइड नहीं होगी, वोल्टेज एज इट इज पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, 220 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज पहुंच रही है V1 लगा लो उसको कितना, 220 वोल्ट। यहाँ पर आपको निकालना है क्या है, I1 निकालना है। समझ में आई बात। तो हमें इन तीनों का रिलेशन पता है, पावर, वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, बताया था, P = V × I। तो P दे रखा है, इस केस में कितना है, 100, वोल्टेज कितनी है, 220 × I। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 / 220, 0 से 0 कैंसिल, 10/22 एग्जैक्ट आंसर आपको भी सोल्व करके बता देते हैं, तो वो बता दूंगा मैं आपको भी। तो लैंप 2 की बात करते हैं। लैंप 2 ये है, लैंप 2 में पावर जो आपको दे रखी है पहले वो चीजें लिख लीजिए। पावर ऑफ सेकंड लैंप = 60 वोल्ट, कितनी है बच्चे, 60 वोल्ट, और वोल्टेज कितनी मिलेगी इसको मिलेगी भाई 220 वोल्ट मिलेगी, इसको 220 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि I2 आपको कैलकुलेट करना है। वी नो दैट पावर = V × I। अब पावर कितनी है 60, वोल्टेज कितनी है 220 मल्टीप्लाइड बाय करंट I2 आपको निकालना है। तो 60 / 220 = I2, 0 से 0 कैंसिल, 6/22 को सॉल्व करके आपको भी आंसर बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो कैलकुलेट हमने कर लिया है। अगर आप 10/22 को कैलकुलेट करते हो तो आंसर आएगा 0.45 एम्पेयर, और अगर I2 कैलकुलेट करोगे 6/22 तो आंसर आएगा 0.27 एम्पेयर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जो आपको 3 मार्क्स में आ रखा था। तो न्यूमेरिकल जब भी करते हो सबसे पहले आपका जो होना चाहिए सर्किट डायग्राम, उसके बाद आपको जो वैल्यूज गिवन है आप उनको लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन फिर आपको जब आप वैल्यूज लिखते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि आपने देखे चैप्टर में 10-12 फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आपको न्यूमेरिकल कैसे करना आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है आप उनको नोट डाउन करना शुरू कर लेना। तो करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला है आपको दिख रहा है प्रूव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैंने आपको यहाँ पर ये लिख दिया कि प्रूव करो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या आप उसको डिराइव करना है, यानी कि डिराइव करना है आपको। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे है उसको आप पहले देखिए। क्वेश्चन लिखा है विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल यानी कि 1/Rp वाला आपको सॉल्व करना है। प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन आपको सीधा नहीं आया है, सीधा ये नहीं लिखा है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल प्रूव करो, यानी कि रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, जो सम होगा हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के, यानी कि आपको ये वाली डेरिवेशन यहाँ पर करनी है जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में करवाया था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, दो रेजिस्टेंस है 12 ओम के आर जॉइंड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें है पार्ट फर्स्ट है, पैरेलल वाली डेरिवेशन करनी है। अगर आपको आती है, नहीं आती तो मैं आपको करवा देता हूं यहाँ पर भी दोबारा से, जल्दी से कराएंगे क्योंकि हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये रेजिस्टेंस R1 ले लिया, ये रेजिस्टेंस R2 ले लिया और ये रेजिस्टेंस R3 ले लिया। इन तीनों को कनेक्ट कर दिया किससे, किसी भी सेल या बैटरी से, और ये स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। डेरिवेशन आपको पहले करवा चुके हैं। बैटरी वोल्टेज V है, इसमें करंट फ्लो करेगा I, और ये तीनों पैरेलल में है। हमें लिखना क्या है, इन पैरेलल कनेक्शंस क्या डिवाइड होता है बेटा, करंट डिवाइड होता है। तो ये आपको लिखना है करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज क्या रहती है, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। अब करंट डिवाइड होगा, करंट I कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, I1, I2, I3। और इनको वोल्टेज क्या मिलेगी, सेम। इसको भी वोल्टेज V मिलेगी, इसको भी वोल्टेज V, इसको भी वोल्टेज V मिलेगी। डेरिवेशन आपको, और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में हमें वही सोल्व करना है जो चीज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। करंट डिवाइड हो रहा है तो किसको सोल्व करेंगे, करंट को ही सोल्व करेंगे। तो हमें अकॉर्डिंग टू पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो चीज डिवाइड हो रही है, डिवाइड क्या हो रही है, करंट हो रहा है, I is equal to V by R। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखवाया था, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम किसको लिखना है, I को। अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 वाली इक्वेशन को पुट करना है 2 में, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ I या पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2 आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। I की जगह क्या आ जाएगा, इस I की जगह क्या आ जाएगा, V by R। I1 की जगह क्या आ जाएगा, V by R1। I2 की जगह V by R2। I3 की जगह V by R3। तो I1 की जगह क्या आ गया, V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, सभी में चीज क्या चीज सेम है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कॉमन है, बाहर निकाल लो। बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हो गया ये। इधर से क्या है, V आपको बाहर कॉमन निकाल लो, 1/R। V ने V को कैंसिल कर दिया, आपका प्रूफ हो गया 1/R in parallel is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दो रेजिस्टर्स हैं 12 ओम के और उनको किसने कनेक्ट कर दिया, पैरेलल। तो आपको क्या करना है, दो रेजिस्टेंस हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है, 12 ओम। इसकी वैल्यू कितनी है, 12 ओम, और जो दूसरे वाला है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 12 ओम। दोनों को कनेक्ट किसमें कर दिया, पैरेलल में, और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 6 वोल्ट। आपको पता करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी कि यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना। देखो पैरेलल में हमें पता है करंट इधर I1 आ जाएगा, इधर I2 आ जाएगा, मानते हो। या तो आप ऐसे कर लो, I1 अलग से निकाल लो, I2 अलग से निकालो, दोनों को ज्वाइन कर दो, वही I आ जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आ जाएगा, 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2। 1/Rp is equal to 1/R1 कितना है, 1/12 plus 1/12 gives to
2/12 एलसीएम सॉल्व करके 2/12 1/rp, तो rp की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 ओम। यानी कि इस सर्किट को मैं दोबारा से रीड्रॉ किस तरीके से करूंगा, ये मैंने लगा दिया 6 ओम का, ये दोनों को रिप्लेस कर दिया 6 ओम के रेजिस्टेंस से। बाकी आपका इस तरीके से है, तो करते हैं इसको 6 ओम, और यहाँ पर बैटरी कितनी लगी 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब आपको यहाँ पर करंट निकाल सकते हो, तो यहाँ पर करंट निकाल लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I = V/R। आई आपको निकालना है, वोल्टेज कितनी है बेटे 6 और रेजिस्टेंस भी कितना है 6/6 = 1 एम्पीयर, यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पीयर है। और दोनों रेजिस्टेंस सेम है ना, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो कितना में जाएगा, इसको 0.5 हो जाएगा, इसको 0.5, अगर आपको पता होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, वैसे आपसे पूछा नहीं है दोनों में कितना जाएगा, लेकिन 1 एम्पीयर है, जब दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो सेम ही जाएगा, मतलब सेम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो आपका आंसर आया इसका 1 एम्पीयर। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, 12 और 12 पैरेलल में थे, सॉल्व करने के बाद 6 आ गया, इन दोनों को रिप्लेस कर देगा एक सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 6 ओम थी, कनेक्ट कर दिया बैटरी से, I है, V है, R है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R, V की 6 R की 6, आंसर आ गया 1 एम्पीयर। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कितना 1 एम्पीयर, बैटरी से ये दोनों रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 bulbs 100 वोल्ट एंड 40 वोल्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो बल्ब आपके, एक 100 वोट पावर का, एक पावर है 40 वोट, सीरीज में कनेक्ट है। कहता है अगर करंट फ्लो कर रहा है 100 वोट में 1 एम्पीयर, तो करंट 40 वोट में कितना होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 0.4 एम्पीयर, 0.6 एम्पीयर, 0.8 एम्पीयर, और डी पार्ट है आपका 1 एम्पीयर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। तो इसका सोल्यूशन अगर आपको, वैसे तो टिक द करेक्ट, लेकिन करना कैसे है, दोनों सीरीज में है ना, बल्ब दोनों सीरीज में, एक कितने वोट का है 100 वोट का है, एक कितने वोट का है 40 वोट का है, दोनों सीरीज में है। और कहता है अगर किसी तरीके से इनमें जो करंट है, कहता है पहले वाले में करंट कितना है, इसमें करंट कितना है 1 एम्पीयर है, तो बताओ इसमें करंट कितना होगा। अब देखो दोनों किसमें है, सीरीज में, दोनों किसमें है सीरीज में। आपको पता है सीरीज में क्या डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज क्या होती है डिवाइड, और करंट क्या रहता है सेम, करंट क्या रहता है सेम। तो दोनों सीरीज में है, अगर इसमें 1 एम्पीयर करंट है तो इसमें कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है, अगर इसमें करंट 1 एम्पीयर है तो इसमें भी 1 एम्पीयर होगा, क्योंकि जब कनेक्शन सीरीज में होते हैं तो करंट डिवाइड नहीं होता। अगर इसमें 1 एम्पीयर है यानी कि इसमें भी कितना फ्लो करेगा 1 एम्पीयर। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 1 एम्पीयर। तो ये आपका क्वेश्चन था, टिक द करेक्ट। तो आपको यहाँ पर जो चीज मेथोडोलॉजी लगी वो यही लगी कि जब सीरीज में कनेक्शंस होते हैं तो करंट डिवाइड नहीं होता, और अगर पहले वाले में करंट 1 एम्पीयर है तो दूसरे वाले में भी करंट 1 एम्पीयर ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, आप इसको रीड कीजिएगा। A VI graph यानी कि वोल्टेज करंट ग्राफ और नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस ग्राफ से, और लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाओ ऐसा ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए। तो आपको दिख रहा है एक तरफ नीचे करंट है, एक्स एक्सिस पे करंट दे रखा है, और वाई एक्सिस पे आपको वोल्टेज दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या डिफाइन करता है, वो चीज क्या इंफीरियर कर रहा है, वो मतलब सॉरी वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको दे रहा है ओम्स लॉ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू इन्फर। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, Ohm's law verification. From this graph we can say that I is directly proportional to V. और अब इसी में क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम, ऐसा ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाओ। यानी कि जो आपकी वीडियो थी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो आपको वीडियो थी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो हमने वेरीफाई किया था फिजिक्स लैब में, वो वाला आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम बना लीजिए, एक रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और सेल या बैटरी लगा देते थे हम,
और एक सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए लगा देते थे। अब इसमें हमें दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना था, वोल्टेज और करंट को। वोल्टेज को मेजर कौन करता है? वोल्टमीटर, और वो कनेक्ट कर दिया किसमें? पैरेलल में। तो हमने ऐसे सर्किट डायग्राम बनाया था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव। और इसमें हमें वैल्यू किस किस की चाहिए? वोल्टेज और करंट की। वोल्टेज को मेजर करता है वोल्टमीटर, करंट को मेजर करेगा एमीटर। आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। अलग अलग वैल्यू चाहिए थी, तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना था हमें? रियोस्टेट, क्या बोलते थे? रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये हमने किसका सिंबल बना दिया? रियोस्टेट का। ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये वोल्टेज V, इसमें करंट फ्लो करेगा I, ये एमीटर होगा, ये रियोस्टेट का RH। रियोस्टेट का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला आपको ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहले में पूछता है राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H is equal to I square RT। यहाँ पे लिख सकते हो where I is for current, R for resistance, T is for time, आपको लिखना होगा। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्यूट द हीट जनरेटिंग, यानी आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको लिख लीजिए। हीट जनरेटेड आपको निकालनी है व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है आपको 96,000 ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स, यानी कि टाइम कितना है? 2 आवर्स। टाइम कितना है? 2 आवर्स, ठीक है। और क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज कितना है? 40 वोल्ट। आपको निकालनी क्या है? हीट एनर्जी। तो आपको पता है हीट एनर्जी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू हीट एनर्जी है पावर इनटू टाइम, पावर यानी कि वोल्टेज इनटू करंट, V इनटू I इनटू T। तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे रखी हैं। अब I मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। अब I और T की मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाई T, पता है कि नहीं? इतना तो पता होगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो यहाँ पर Q का फॉर्मूला क्या आता था? I मल्टीप्लाइड बाई T। तो I मल्टीप्लाइड बाई T डिनोटेड बाई Q, वोल्टेज आपकी V। तो हमारे पास H इस फॉर्मूले से मैं निकाल दूंगा। वोल्टेज कितनी है? 40 इनटू Q कितना है? 96,000। अगर मैं 96,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर आ रहा है 384 4 टाइम्स 0 जूल। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, यानी कि जो आपको दे रखा था टाइम पीरियड वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हीट एनर्जी निकालनी है, अगर इतने चार्ज, इतना कूलम का चार्ज ट्रांसफर हुआ है कितने टाइम में? 2 आवर्स में, और वोल्टेज कितनी है? 40 वोल्ट। तो आप इस तरीके से हीट एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर का फॉर्मूला V इनटू I और टाइम के लिए T, I इनटू T क्यों होता है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इतनी हीट एनर्जी वहां पर ट्रांसफर या इतनी हीट एनर्जी वहां पर डेवलप हुई थी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग in a conductor and the voltage applied across it. Also draw a graph to show this relationship। यानी कि क्या रिलेशन है जो रिलेट करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट? कौन सा रिलेशन है? आंसर सीधा क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ही तो रिलेट करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को और वोल्टेज को। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? डिफाइन कर दूंगा किसको? ओम्स लॉ को। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। और ग्राफ कैसा बना दोगे? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कैसे बना दोगे? एक स्ट्रेट लाइन। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। फिर इसमें है बी पार्ट। बी पार्ट कहते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर निकालना है। इफ द इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू कितनी है? 0.35 एम्पियर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.4 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.4 वोल्ट। सेकंड में ये है। ये दोनों क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स के हैं? टोटल 3 मार्क्स के हैं। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I, R वोल्टेज कितनी है? 1.4, I कितना है? 0.35
0.35 और रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 0.35 इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 1.4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 0.35 से तो आंसर आ रहा है 4, यानी कि 1.4 को जो आप 0.35 से कैलकुलेट करोगे तो रेजिस्टेंस आ रहा है 4। अब रेजिस्टेंस है तो 4 ओम। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो चुका है। अब सर आप कहोगे कि बेटा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस, बेटा ऐसा होता है ना 4-4 सेट आते हैं, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस सेट 1 में कुछ और आया है, सेट 2 में कुछ और आया, तो आपको हर एक सेट में जितने भी क्वेश्चन कवर होंगे आपको सभी के सभी करवाए जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, और बच्चे जिनको क्वेश्चन स्क्रीन पर क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट I on the potential difference V across a resistor, student obtained a graph as shown। कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हुए करंट और वोल्टेज का एक्सपेरिमेंट था, ये ग्राफ ऑब्जर्व किया है उसने। What does the graph depict about the dependence of current on the potential difference? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है ग्राफ रिप्रेजेंट करता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज 2.5 वोल्ट। अब ग्राफ आपके सामने है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द करंट फ्लो, यानी कितना करंट फ्लो करता है अगर वोल्टेज कितनी है 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन बहुत घुमा के दे रखा है, तो आपको इस ग्राफ में अगर आप इस ग्राफ को जूम करके या डिटेल में देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे ग्राफ में आपको वैल्यूज दे रखे हैं V और I की। किसी भी एक V और I की वैल्यू से मैं क्या निकालूंगा, रेजिस्टेंस निकालूंगा, और रेजिस्टेंस को फिर यहाँ पे पुट कर दूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी वैल्यू से निकाल लो, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द ग्राफ। अब आप ग्राफ में अगर देखो एट वोल्टेज 2 वोल्ट पे, एक्स एक्सिस पे 2 वोल्ट दिख रहे हैं, 2 वोल्ट के समय पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कितना कर रहा है ग्राफ में देखोगे 0.2 एम्पीयर। तो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, R की। किसकी वैल्यू निकालूंगा, R की। R की वैल्यू क्या होती है, V बाय R, यानी कि 2 विल बी डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि 2/2 डेसिमल इनटू 10, 20/2, यानी कि रेजिस्टेंस इज 10 ओम। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम। अब आपको करंट निकालना है जब वोल्टेज कितनी होगी 2.5 वोल्ट। वहां से R आ गया, R कितना आ गया बच्चे 10 ओम आ गया, यहां पर निकाल दो। तो I इज इक्वल टू V बाय R, वोल्टेज कितनी है 2.5 और ये कितना है 10, तो करंट कितना फ्लो करेगा 2.5 को मैंने क्या बना दिया 2.5 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 0.25 एम्पीयर इज द आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन आपको। तो जो आपका आंसर आया है करंट फ्लोइंग वो कितना आया है 0.25 एम्पीयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कहता है when electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit। सर्किट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कहते हैं 20 ओम का बल्ब है, 4 ओम का कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, दोनों कनेक्टेड सीरीज में है, फिगर आपको दे रखी है, और कनेक्टेड वो 6 वोल्ट बैटरी। जो बैटरी की वोल्टेज है वो कितनी है 6 वोल्ट है। तो आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरा इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के क्रॉस में निकालना और कंडक्टर, यानी कि लैंप में वोल्टेज अलग होगी और कंडक्टर में वोल्टेज अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड जाती है। तो आपको निकालना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बैटरी दे रखी है आपको 6 वोल्ट की। तो क्वेश्चन करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है एक रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये, दोनों किसमें है सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखोगे, RS = R1 + R2। R1 कितना है 4, R2 कितना है 20, 20 + 4 गिव्स 24 ओम। यानी कि जो पहला आंसर आपका आया है वो कितना है 24 ओम। करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। अब करंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। टोटल R आ गया कितना 24, टोटल वोल्टेज 6 है। तो हमें करंट थ्रू द सर्किट निकालना है, I की वैल्यू I = V/R। वोल्टेज कितनी है 6, और रेजिस्टेंस कितना लेंगे हम, रेजिस्टेंस कितना है 24, तो 6/24, ठीक है 6/24।
4, तो कितना आया 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। थर्ड आपको क्या निकालना है, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है और इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है। अब देखो करंट इसमें भी कितना जाएगा 0.25 आया ना वहां से, इसमें भी करंट सेम होगा, इसमें भी कितना होगा 0.25, इसमें करंट, दोनों में करंट क्या रहेगा सेम, क्योंकि आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 0.25, जो डिवाइड नहीं होगी, इसमें भी 0.25, इसमें भी। थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस लेंथ, वोल्टेज अक्रॉस लेंथ निकालनी है और वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस लेंथ V इज इक्वल टू आई इंटू हाँ, तो वोल्टेज अक्रॉस लेंथ, करंट कितना फ्लो कर रहा है लेंथ में 0.25, लेंथ का रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ का निकाल रहे हैं, इसमें भी 0.25 है, रेजिस्टेंस कितना है इनटू 20, तो आपका वोल्टेज अक्रॉस लेंथ क्या आ जाएगा 0.25 के मल्टीप्लाई करो किससे 20 से, तो आएगी 5 वोल्ट। समझ में आई। अब क्या निकालना है, वोल्टेज कितना पोटेंशियल, यानी कि 6 वोल्ट में से देखो अगर इसको कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है ना, 6 वोल्ट में से इसको 5 मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। टोटल कितनी है 6 है, 5 इसको मिल गई, इसका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर V इज इक्वल टू I इंटू R, I कितना है 0.25 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है 4 ओम इंटू 4, 0.25 इंटू 4 यानी कि वोल्टेज कितनी आई 1, तो ये आपका आंसर सही है। तो दिख रही है वोल्टेज जो 6 वोल्ट थी वो क्या होगी डिवाइड होगी, इसको कितनी मिली 5 वोल्ट और इसको कितनी मिली 1 वोल्ट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम था, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो वोल्टेज एब्जॉर्ब भी ज्यादा करी। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर आर फॉर द corresponding वैल्यू ऑफ V अक्रॉस द रजिस्टर। आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें वोल्टेज की गिवन वैल्यूज पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आपको दिख रहा है 0.5 जैसे वोल्टेज है तो 0.1 करंट फ्लो कर रहा है, 1.0 पर 0.2, इस तरीके से आपको 7-8 वैल्यूज दे रखी हैं और क्वेश्चन कहते हैं इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा और डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, एक एक्सिस पे क्या ले लेंगे वोल्टेज और एक एक्सिस पे क्या ले लेंगे करंट। तो इधर अगर आप वोल्टेज लोगे तो इधर क्या लोगे करंट, वोल्टेज की वैल्यूज लिख लो 0.5 है, 1.0, 1.5, 2, 2.5, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि 3 के बाद 4 दे रखा है तो यहाँ भी 4 इक्वल डिवीजन रखनी है आपकी। 2.5 अगर इतने पे आ रहा है तो यहाँ पर 3 आएगा और इतने पे आएगा 3.5, इतने पे आएगा 4, इतने पे आएगा 4.5 और इतने पे आएगा 5। ये जो स्पेसिंग आपको रेगुलर रखनी है। ऐसे करंट आपको 0.1 ले लो, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 9 और यहाँ पर आएगा आपका 0.10, सॉरी 1 आ जाएगा, 0.8 के बाद आ जाएगा 1। तो यहाँ पर है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1.0। अब आपको वैल्यूज दे रखे हैं, जहां जहां वैल्यूज है वहां डॉट्स को जोड़ते रहिएगा। 0.5 और 0.1 यहाँ पे, 1.0 और 0.2 यहाँ पे, 1.5 और 0.3 यहाँ पे और 2 पे आएगा 1.5 पे आ रहा है आपका 3, इस पे आ रहा है 4, 2.5 पे इस पे आएगा 0.5, अब 3 पे है 0.6, 0.6, अब सीधा 4 पे है, 3.5 पे वैल्यू नहीं है, सीधा 4 पे है, तो सीधा 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0.8, तो लगभग यहाँ पर। अब सीधा 5 पे है 1.0। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इनको क्या करना है, ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाए, तो आपको अगर आप इनको स्ट्रेटली ज्वाइन करेंगे तो आपके पास लाइन कैसी आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में एक चीज और है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर निकालना है आपको। आर निकालने के लिए कोई एक सेट उठा लो, वोल्टेज का या फिर करंट का, तो देख लो आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो कोई भी वोल्टेज ले लो, जैसे मैं कहता हूं यहां से ले लो, कोई भी वोल्टेज यहां से ले लो, वी और आई। वी कितना है 2, आई कितना है 0.4, 2 डिवाइडेड बाय 0.4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4 और 10 आ गया ऊपर 20/4, तो आंसर कितना आपका 5 ओम। तो इस सर्किट के लिए रेजिस्टर कितना आपका
5 ओम आपका सही आंसर है। या आप अगर इसको किस तरीके से कर लेते हैं, जैसे 2 से 4 चले गए, ठीक है, एक वैल्यूज ये ले ली, करने का तरीका बता रहा हूं दूसरा, R इज इक्वल टू V एट B माइनस V एट A अपॉन करंट क्या था, I एट B माइनस I एट A। कुछ टीचर्स ऐसे करवा देते हैं VB माइनस VA। अगर 4 से 2 है तो 4 माइनस 2। अब 4 से 2 में देखो 4 के टाइम पे कितना था, 4 के टाइम पे 0.8 था ना वैल्यू, तो 0.8 माइनस A के टाइम पे कितना था, A यानी कि 2 पे कितना था 0.4। कुछ टीचर ऐसे करवाते हैं 4 माइनस 2 2, 0.8 माइनस 0.4 2 डिवाइडेड बाय 0.4 यानी कि 20/4। यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा 4। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक गिवन सेट में से आप V की और I की वैल्यू को डिवाइड कर दो तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाइल स्टडीइंग द वोल्टेज और करंट का रिलेशन टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। देखो हम यहाँ से V और I से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस। एक स्टूडेंट ने 5 रीडिंग्स ली डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज को, तो उसको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई? क्वेश्चन आपका पहला सॉरी, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या है, व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई? तो इसका आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या सिग्निफाई करती है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। राइट द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर यूजिंग दिस ग्राफ। तो यानी कि इस ग्राफ से आप किस तरीके से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यूज की सेट बना सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक टेबल बना दूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एक तरफ वोल्टेज, एक तरफ करंट। वोल्टेज 10 से 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई और 50 हो गई। करंट 1 एम्पेयर से 2 हो गया, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। तो यहाँ पर वोल्टेज को ले लूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वोल्टेज चलेगी। इस तरफ क्या चलेगा, करंट। करंट में कितना ले रहा हूँ, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। लाइन हमेशा कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है राइट द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। किस तरीके से हम मेथड लगाएंगे। मेथड सीधा क्या है, वी कैन यूज द फॉर्मूला, वी कैन यूज द ओम्स लॉ फॉर्मूला, ओम्स लॉ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। ये सॉल्यूशन है आपका, लिखना क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू I। R निकालना क्या है, R इज इक्वल टू V बाई I। अब मैंने आपको जैसे बताया था वैसे कर लो, 20 से 40 ले लो, ये पोजीशन A ले लो, ये पोजीशन B। 20 से 40 में ये करंट IA आ जाएगा, ये करंट IB आ जाएगा ना। तो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय IB माइनस IA। VB माइनस VA 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय B के रिस्पेक्ट में क्या करंट था, 4 माइनस 2, 40 माइनस 20 10, यानी कि आंसर कितना आ गया 10 ओम। यानी कि दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। We can use the Ohm's law formula for calculating the resistance. We know that V is equal to IR. From this expression, R can be calculated by dividing voltage with respect to the current. And from this graph, we can calculate the value of resistance by taking any two respective value of voltage and current. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट इफ व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ही फाइंड्स दैट पॉइंटर और नीडल ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर डू नॉट कोइंसाइड विद 0 मार्क्स ऑन द स्केल व्हेन सर्किट इज ओपन, नो एक्स्ट्रा एमीटर वोल्टमीटर्स अवेलेबल इन द लैबोरेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि देखिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो ओम्स लॉ यूज कर रहा है, उसने एक वोल्टमीटर भी है और एक एमीटर भी है और एक ही सेट का वोल्टमीटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 होता है ना, यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 20 वोल्ट। क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, 30 वोल्ट। तो कहता है इस तरीके से एक वोल्टमीटर है और एक एमीटर है। एमीटर में भी कहता है इस तरीके से। एक्चुअल में जब आप सर्किट ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन है, तो अगर सर्किट ओपन है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है, तो जो नीडल को कहां पे होना चाहिए बेटा, हमेशा 0 पे होना चाहिए। लेकिन कहते हैं वो 0 पर नहीं है, वो किसी वैल्यू पर है
ऐसे ही करंट जो आपका है 0 एम्पेयर पे नहीं है, वो ऑलरेडी किसी वैल्यू पर स्टैंड कर रही है, 0.1 पे कर रही है, इधर 1 एम्पेयर हो जाएगा, इधर 2 एम्पेयर। तो कहता है ऐसे में उसको क्या करना चाहिए। देखो नॉर्मल सी बात है, मान लो आपकी बाइक, आप बाइक चला लो, ठीक है, ये बाइक 10 की स्पीड दिखा रहा है, 20 की, यहाँ पे 30 पे और यहाँ पे 40 पे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे गाड़ी रेस्ट पे है, यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो अभी आप गाड़ी नहीं चला रहे हो और गाड़ी की जो निडल है, यानी कि जो बाइक होगी या कार होगी, उसकी निडल ऑलरेडी 10 पे दिखा रही है, ठीक है। आप रेस्ट पे हो, अभी गाड़ी चल नहीं रही और निडल कितने पे है, 10 पे है, और जब आप उसको चला रहे हो तो निडल पहुंच जाती है कितने पे, 40 पे। तो बताओ आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है। 10 तो वो तभी दिखा रहा था जब आप खड़े थे, यानी कि 10 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है ना, तो इसमें भी अगर दिखा रहा है 40 तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी कि नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 10 तो वो क्या दिखा रहा है, एक्स्ट्रा दिखा रहा है। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और चीज दिखाते हैं आपको, मान लो आपका वेइंग स्केल है, यानी कि जिसपे आप कुछ वेट मेजर करते हो, मास रखते हो, तो यहाँ पर ना अभी ये जो है आपका ऑलरेडी कितना दिखा रहा है, 12 kg दिखा रहा है, अभी आपने इसके ऊपर कुछ रखा भी नहीं है और 12 kg दिखा रहा है। जैसे आप इसके ऊपर खड़े होते हो, जैसे ही आप इसके ऊपर खड़े होते हो तो ये दिखाता है 98 kg, यानी कि आपका वेट कितना दिखा रहा है, 98। क्या आपका एक्चुअल में वेट 98 kg है, नहीं। तो आप क्या करोगे, जो एरर था ना, जो ये ऐसा होता है ना, कभी 0 पर रेस्ट नहीं करता, यहाँ पर होना किस पे चाहिए, 0 पे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, 0 एरर। ऐसे एरर को, ऐसी गलती जो डिवाइस दिखाता है उसको हमेशा क्या बोलेंगे, 0 एरर। अच्छा मैंने बोला था जब ये इस पर कुछ भी नहीं था तो कितना दिखा रहा था, 12 kg दिखा रहा था, अगर आप खड़े हो गए तो दिखा रहा है कितना, 98 kg। क्या आपका वेट 98 kg है, नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 98 में से 12 को माइनस कर दोगे, क्योंकि 12 तो वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 826,918, तो आपका एक्चुअल वेट कितना आया, 86 kg। आपका एक्चुअल मास कितना आया, 86 kg। यानी कि अब आपसे वो पूछ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, जो भी आपका 0 एरर था उस 0 एरर को क्या कर देना चाहिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ ये नीडल पहले किस पे आ रही है, 10 वोल्ट पे। उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि 0 पे नहीं थी जब उसको यूज नहीं कर रहा, कहाँ पे थी, 10 वोल्ट पे थी। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया वो कितने पे आ गई, 30 पे आ गई। तो उसको क्या रीडिंग लेनी चाहिए, वोल्टेज क्या उसको 30 लेनी चाहिए, नहीं, 30 माइनस जो एरर था, 0 एरर कितना था, 10, 30 माइनस 12 यानी कि 20। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कहता है पहले 1 पे थी, 0 पे थी ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया एक्सपेरिमेंट, 1 पे दिखा रही, एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2 पे आ गई। तो क्या करें, 2 एम्पेयर लोगे, नहीं, हम क्या करेंगे, जो एरर था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरर कितना था, 1 का, तो करंट कितना लोगे, 2 एम्पेयर की बजाय क्या लोगे, 1 एम्पेयर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जो सीबीएसई क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन रह गया हो, लेकिन कोशिश की गई है कि आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जाए। तो ये 16-17 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको अंदाजा पता चल जाता है कि कोई भी टॉपिक आपको हल्के में नहीं करना, लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।